नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक्स में योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, डैश इसमें 9वां नंबर क्वेश्चन है। टॉपिक नंबर 2 है। एक टॉपिक हमने पहले पूर्ण कर दिया था, तो सेकंड टॉपिक है। तो 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा गया है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया, श्री आर.पी. सिन्हा, श्री श्यामलाल घोष या विनय कोहली। तो यहाँ मोंटेक सिंह आहलूवालिया थे। इसके बाद ये नीति आयोग आ गया था। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देशों के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना था। मतलब ये था कि एक बॉडी बनाई गई थी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से कि आप किस प्रकार से आप एक योजना का निर्माण करिए। मतलब बताइए कि आप थिंक टैंक तरीके से था कि आप हमको सुझाव दीजिए कि हम किस प्रकार से भारत देश में योजनाओं को लागू करें, योजनाओं को उसको प्रभावी बनाएं। तो इसी के रिकमेंडेशन पे पंचवर्षीय योजनाएं आया करती थी हमारे यहाँ। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे और योजना आयोग के किसी भी प्रकार से भारत की संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया थे। ध्यातव्य है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया और इसकी स्थापना की गई और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया इसका नाम था। मतलब राष्ट्र का एक संस्थान था जो भारत को ट्रांसफॉर्मिंग करेगा इंडिया के लिए। ठीक है, भारत के लिए। तो आई होप ये समझ में हो गया कि योजना आयोग क्या था। योजना आयोग बेसिकली एक थिंक टैंक था जो बताता था कि आप किस प्रकार से योजनाओं को लागू करेंगे, उसका क्रियान्वयन करेंगे। आपको सुझाव देता था देश के जो उच्च पदों पर बैठे थे, जिनका काम था कि योजनाओं को किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की पंचवर्षीय योजना भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए होता क्या था, मैं आपको बता दूं। सपोज दैट योजना आयोग बनाया गया था। अब योजना आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जी होते थे और उसमें केंद्र की भूमिका हुआ करती थी। तो अब उसमें राज्यों की भूमिका तो होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की विचारधारा पर, सहकारी संघवाद की विचारधारा पर यदि हम चलेंगे और भारत एक जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, तो उसमें राज्यों की भूमिका तो होनी चाहिए। तो राज्यों की भूमिका के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी और इसके जो सदस्य हुआ करते थे वो हर राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो ये भी रिकमेंडेशन करते थे पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देने में। तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी द्वारा दी जाती थी। एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। 15 मार्च 1950 को क्या हुआ था, योजना आयोग का मतलब बनाया गया था और 6 अगस्त 1952 को एनडीसी बनाया गया था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय थी। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब है कि कोई संविधान में इसका चीज उपयोग मतलब लिखा नहीं गया था, ये अपने हिसाब से बना लिया गया था, वो भी गैर संवैधानिक थी। इसका कार्य था देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। ठीक है, अनुमोदित करना कि भाई ठीक है पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं। पंचवर्षीय योजनाएं बेसिकली होती थी कि आपको विकास करने के लिए लागू की जाती थी कि इन 5 सालों में हम ये लक्ष्य दे रहे हैं, इसको हम अचीवमेंट करेंगे। ठीक है, और इन 5 वर्षों का जो लक्ष्य हुआ करता था, ये कौन निर्धारित करता था पंचवर्षीय योजना में, तो नीति आयोग करता था। लेकिन एनडीसी क्या करता था, तो योजना आयोग करता था, अब तो नीति आयोग हो गया है। लेकिन अब ये होता क्या था कि अब ये भाई जैसे कोई चीज़ योजना का बनाया गया, योजना आयोग ने बनाया उसको, और इसको पंचवर्षीय योजना में ढाल दिया गया। अब इनकी स्वीकृति कौन देगी, तो एनडीसी के राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसको स्वीकृति देगी। ठीक है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। मतलब स्थिरता हो और विकास भी। चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखते हैं, आंसर नंबर होगा 1।
भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1950 के दशक में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के तथा एम विश्वेश्वरैया के प्रयासों से सुनियोजित हुई थी। मैं आपको थोड़ा यहाँ ब्रीफली एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखिए, जो पूरे विश्व में इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी ने पूरे विश्व की इकोनॉमी को 3 डिवाइजेशनों में बांटा गया है। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को मैंने कल की क्लासों में बताया था। आज मेरा ये टॉपिक मैं आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था भी 2 प्रकार का होता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। एक होता है मिश्रित समाजवाद, एक होता है मिश्रित पूंजीवाद। यदि आपका धुरी मिश्रित हो, मतलब उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी भूमिका हो, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका कम हो, सरकारी सेक्टर की भूमिका ज़्यादा हो, मतलब 51% अगर शेयर जो है सरकार का हो और 49% शेयर प्राइवेट सेक्टर का हो, तो और मिश्रित अर्थव्यवस्था इसको कहते हैं, लेकिन ये मिश्रित समाजवाद कहलाएगी। यदि यही 51% ये पूंजीवाद की तरफ होता तो मिश्रित पूंजीवाद कहलाती। भारत चूंकि उस समय गुलाम था ब्रिटेन का, तो भारत को पूंजीवादियों से भय लगता था, इसीलिए भारत की झुकाव जो होता था वो समाजवाद की तरफ ज्यादा था। ठीक है, और यही कारण है कि भारत समाजवाद को लेकर के आगे बढ़ा और पश्चिमी देशों को उन्होंने कहीं ना कहीं दरकिनार करके पीछे छोड़ा। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में गए होंगे यहाँ पे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में जो आई थी, ठीक है, शुरुआत में स्थिरता के साथ विकास की आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के उद्देश्य से की गई थी। यह योजना एलन मात्रे तथा अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी और इस योजना का उपनाम गॉडगिल योजना था। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के लिए इस योजना में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को भी लागू किया था। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान लागू किया गया था। रोलिंग प्लान 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1978 से 80 में लाया गया था। रोलिंग प्लान के तात्पर्य अनवरत योजना से होता है और इस धारणा का जन्म गुन्नार मेडल को माना जाता है। इस योजना की शुरुआत वो वार्षिक योजना के माध्यम से होती है, परंतु आगे चलकर वार्षिक योजनाओं को दीर्घ अवधि योजना में का भाग बना दिया गया। इस प्रकार योजना अनवरत रूप से चलती रहती है। योजनाओं का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है और इस आधार पर आगे की योजनाओं के नए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। भारत की योजना निर्माण में इसे सर्वप्रथम जनता सरकार द्वारा अप्रैल 1978 में लागू किया गया था। तो योजना यह है इसकी अवधि। तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपको 1969 से 1974 में आई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 में आई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 में आई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में आई थी। तो 5-5 वर्षों का अंतर था। ठीक, 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की वार्षिक योजना वृद्धि प्रणाली को रूस से अपनाया गया था और उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना को के दृष्टिकोण से लागू किया था? तो जोसेफ स्टालिन थे। ठीक है, जोसेफ स्टालिन एक प्रसिद्ध रूसी राजनेता और जिनका कार्यकाल 1924 से 53 तक था। ठीक है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था और इन्होंने पहली बार 1925 में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य निम्न हैं: पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, कृषि क्षेत्र में सुधार, शिक्षा क्षेत्र में कार्य आदि। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहां होगा तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास, रैपिड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक निर्धारित था। पंचवर्षीय योजना भारत की राष्ट्रीय योजना है जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और क्रियान्वित होती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य थीम तीव्र, अधिक और समावेशी सतत वृद्धि है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का कार्य कर रहा है और भारत सरकार का थिंक टैंक है। तो मैंने वही बताया था, वो भी यही है, ये भी यही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में आया था?
तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा आया था। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 में दिया गया था। यह गरीबी निवारण संबंधी सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए टॉपिक नंबर 3 है यहाँ का, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। मैंने जो परसों में कल बताया था वो आज देखिए यहाँ पर दे रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिख रहा है टॉपिक नंबर 3, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो मैंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बताया था, यूएसए का, हांगकांग का, मकाऊ का। तो ये सब क्या है? पूंजीवादी है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर जो है 100% कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ की पुलिस एजेंसियां भी हैं जो प्राइवेट हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, रसिया का मैंने सबसे बड़ा उदाहरण दिया था। यहाँ पर सारी चीज़ें समाजवाद मतलब पब्लिक का है, मतलब पब्लिक का मतलब सरकार का है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये दोनों लक्षण इसमें पाए जाते हैं, पूंजीवाद के भी और समाजवाद के भी। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख विशेषता एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक, मतलब सरकारी, एवं निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति होती है। निजी का मतलब व्यक्तिगत, मतलब पूंजीवादी, अर्थात दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं? तो निजी में। ठीक है, तो निजी वह क्षेत्र होता है जिसमें व्यक्तियों के स्वामित्व वाले व्यवसाय पाए जाते हैं। ठीक है, और व्यवसाय का सरकारी नियंत्रण प्रायः मुक्त होता है, मतलब कोई उसमें सरकारी नियंत्रण नहीं होता। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में बढ़ने की वृद्धि अधिक संभावना होती है? तो यहाँ होगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। कहने का मतलब है कि किसके बढ़ने से के फलस्वरूप जो है निजी निवेश में वृद्धि बढ़ने की अधिक संभावना होती है। तो भाई देखिए, जब निवेश कब बढ़ेगा? जब जो है नई पूंजी आएगी और उसकी प्राप्ति भी अनुमानित होगी कि भाई हम इतना प्राप्त कर लेंगे, और पूंजी नई निवेश आएगी तो वहां पर वृद्धि हो जाएगी। यही चीजें हैं। तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि अधिक होने की संभावना होती है। जैसे सपोज मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हमारा एक सरकार जो होती है बॉन्ड इशू करती है। जो कि सरकारी बॉन्ड है तो इस पर जो है क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, सरकार इस पर टैक्स भी देती है, सभी कंपनी इसको खरीदती हैं जब सरकार के पास पैसा कम होता है तो इसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, और उसको सरकार, लोगों को पता भी है कि सरकार इस पर जो है निवेश जो है अनुमानित अच्छे देगी, तो इसमें निवेश में वृद्धि हो जाती है। अब निवेश में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? निजी मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर जो है वो निवेश में वृद्धि कर दी, सरकार के ऊपर निवेश कर दिए, यही चीज़ें। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है? तो पूंजीवादी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में से क्या तात्पर्य है? तो आधुनिक एवं परंपरागत क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो ये सही है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में टॉपिक देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन होगा, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। यही 4 टॉपिक, हम 3 टॉपिक कवर करेंगे आज यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ होगा पंजाब। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। ठीक है, MS स्वामीनाथन। मैं थोड़ा बता देता हूँ हरित क्रांति आया क्यों था। 1960 से लेके 66 या 65 के दशक में हमारे यहाँ जो है बड़ी खान पान को लेकर के दिक्कत थी। आपको पता होगा कि 1966 में जब हमारे यहाँ 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी गद्दी पर बैठे थे। 1963 में शायद उनके सन 63 में मृत्यु हो गई थी जवाहरलाल नेहरू की। 1964-65 में जो है लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे बैठे थे। तो यहाँ पर खान पान को लेकर के दिक्कत थी, भारत खाद्य दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हुआ था। तो हमने अमेरिका से मंगवाया गेहूँ, तो उसने गेहूँ के बदले हमें बहुत ख़राब प्रकार की गुणवत्ता का जो है हमें गेहूँ दिया था, और इसके बदले यहाँ से जब कंटेनर लेके गया तो उतना शायद भूसा या बालू कुछ लेकर के गया था। तो अमेरिका ऐसा देश है जो अपने
मतलब से काम करता है, हम उसके फितरत से हम लोग जानते हैं। फिलहाल जो है तो हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे, तो इसी को लेकर के हरित क्रांति को हम लोगों ने शुरू किया था। हरित क्रांति बेसिकली क्या होता है कि एक बेहतर तरीके से आप बीज, अच्छी गुणवत्ता के रिसर्च वाले बीज बोएं, उसमें यूरिया, डाई, पोटास, फर्टिलाइजर का उपयोग करें, अच्छी जुताई करें, अच्छी सिंचाई करें, इससे जो है हमारी उर्वरकता बढ़ जाएगी। तो इसी को देखते हुए सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई वो भारत में एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में हुई थी। इसकी पहली शुरुआत कहाँ पर हुई थी? नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के थे, तो उन्होंने जो है सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। हालांकि एक आबादी का माल्थसवादी सिद्धांत है, उसने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि जनसंख्या हमारी जो होगी वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ेगी, जबकि खाद्य जो होगा वो समांतर श्रेणी में मचेगा, मतलब बढ़ेगा। जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी का मतलब होगा कि 2 बढ़ेगा, फिर 4 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, फिर 8 बढ़ेगा, फिर 18 बढ़ेगा, फिर 32 बढ़ेगा। 2 8 18 32, 2 8 18 32 64, ऐसे ऐसे जनसंख्या बढ़ेगी। जबकि खाद्य जो क्या बढ़ेगा, तो खाद्य बनेगा जनसंख्या किस खाद्य सामग्री किस हिसाब से बढ़ेगी, तो 2 बढ़ेगी, 4 बढ़ेगी, और 6 बढ़ेगी, 8 बढ़ेगी। मतलब 2 8 18 32, 2 4 6 8, मतलब इस समांतर श्रेणी में बढ़ेगा खाद्य सामग्री, जबकि हमारी जो जनसंख्या होगी गुरुत्तर श्रेणी में बढ़ेगी। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि हमारे यहाँ भुखमरी हो जाएगी। अब इसकी इस थ्योरी को पलटा किसने? तो आबादी का माल्थसवादी सिद्धांत ने कहा, वो नॉर्मन बोरलॉग की हरित क्रांति आई, तो इस थ्योरी को उसको ने पटक दिया और उसने कहा कि ऐसा नहीं है, हम ऐसे चीज़ें डेवलप कर लेंगे कि हमारी जनसंख्या को मैनेज कर लेगी हमारी वो जो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हरित क्रांति को 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल थे, इनके उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के लिए भारत में प्रारंभिक स्थल पंजाब और हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना गया। ध्यातव्य है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई थी। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति के नेतृत्व मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। इन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और बाकी ओवरऑल विश्व में कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग थे। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज वाले बीजों की किस्में, सिंचाई, तो ये सभी होगा। मैंने आपको वहीं बता दिया था। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में शुरू की गई थी। हरित क्रांति के अंतर्गत सिंचाई, उच्च किस्म की बीज तथा रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी शामिल थे। अब इसमें 66-67 के आसपास आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी बैठ चुकी थी। 65 में जो है लाल बहादुर शास्त्री भी एक्सपायर कर गए थे। 63 के बाद 65 तक रहे थे, टास्कन समझौते के आसपास। उपरोक्त विकल्पों में से विकल्प डी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो हरित क्रांति का कौन था? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। और वर्गीज कुरियन ये किसके थे? तो दुग्ध के थे। ऑपरेशन फ्लड। 1960 के दशक में उच्च उपज वाले बीजों में HYV, हाई यील्ड वैरायटीज द्वारा खाद्यान्न में गेहूं और चावल उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। नॉर्मन बोरलॉग की वैश्विक हरित क्रांति के जनक माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। वही चीज बताया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम का समय दुग्ध उत्पादन से है, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई। बलवंत राय मेहता का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है और एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध भारत की हरित क्रांति से माना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहन के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो तिलहन का मतलब होता है पीली क्रांति। श्वेत क्रांति दूध से थी, हरित क्रांति आपका गेहूं और चावल थी, और स्वर्ण क्रांति आपकी चीज से थी। ये क्या थी? सोने की क्रांति थी, बागवानी फसलें। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से था, श्वेत क्रांति दूध से था, स्वर्ण क्रांति बागवानी और पीली क्रांति तिलहन से थी। तिलहन मतलब होता है तेल वाले सामान। हरित क्रांति का से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, सुनहरी क्रांति बागवानी था, उद्यान ठीक है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। नीली क्रांति जो है मछली से संबंधित है, ठीक है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो सी नहीं है। सुनहरी क्रांति उद्यान एवं फल उत्पादन है। श्वेत क्रांति दुग्ध से है। नीली क्रांति मत्स्य से है। हरित क्रांति अनाज से है। लाल क्रांति टमाटर से है। ग्रे क्रांति उर्वरक से है। रजत क्रांति अंडा से है और पीली क्रांति तिलहन से है। तो आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। कल हम दिखेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, ठीक है। 1969 के आसपास स्टार्ट हुआ था, तो वहां पर हम देखेंगे। तो जैसा होगा फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। नमस्कार।